हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 विच इज़ यूजफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज वाले टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वर्क के क्या क्या फॉर्मूले डिफरेंट कंडीशंस में, पॉइजन्स इक्वेशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो ये सारे फार्मूलाज या ये सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे फार्मूलाज को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद वर्क। वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है? पहला आएगा आपका वर्क डन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस पी डेल्टा वी। यही है वर्क का बेसिक फॉर्मूला, जिसमें डेल्टा वी क्या होगा आपका? डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? V2 दैट इज़ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये एक पहला फॉर्मूला है। इसमें से ही एक और फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं विच इज़ बाय आइडियल गैस इक्वेशन P डेल्टा V इज इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा एन जी इंटू आर टी, जो हम इंथैल्पी के केस में भी किए इन पार्ट 1। ठीक, तो इसकी जगह अगर ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो हियर वी विल गेट वर्क डन विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एन जी इंटू आर टी। ठीक, वेयर डेल्टा एन जी विल बी वॉट? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किसके? प्रोडक्ट के, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये है आपका डेल्टा ऑफ एन जी। ठीक, अब अलग अलग कंडीशंस में वर्क के डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आइसोथर्मल रिवर्सिबल, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि आइसोथर्मल और रिवर्सिबल कंडीशन है, तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस 2.303 nRT log of V2 upon V1। V2 means final volume and V1 will be the initial volume। ठीक, अगर we know that since बॉयल्स लॉ से प्रेशर जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इस फॉर्मूले को अगर प्रेशर की सेंस में लिखना है तो एक और फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा विच इज़ वर्क डन इज इक्वल्स टू 2.303 nRT। ये आएगा लॉग ऑफ P1 अपॉन P2, क्योंकि इन्वर्सली है तो V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2। यहाँ पे जो लॉग यूज़ हुआ है उसका बेस क्या है? लॉग टू द बेस 10। अगर हमें इसे नेचुरल लॉग के सेंस में लिखना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस nRT, ये 2.303 कैंसिल हो जाएगा, nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। सिमिलरली प्रेशर के सेंस में लिखना है तो माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। क्लियर? तो ये आइसोथर्मल और रिवर्सिबल के केस में। अगर यही आपको एडियाबेटिक और रिवर्सिबल के केस में दिया, मतलब अगर हम लोग कंडीशन ले कौन सा? एडियाबेटिक और रिवर्सिबल, एडियाबेटिक रिवर्सिबल का कंडीशन अगर दिया है क्वेश्चन में, तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल में क्या होगा? सिंस वी नो दैट एडियाबेटिक मीन्स व्हाट? कि चेंज इन हीट विल बी जीरो, एंड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? हीट प्लस डब्ल्यू। तो एडियाबेटिक में क्या होगा? ये हीट की वैल्यू जीरो, सो वी कैन राइट डी यू विल बी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो ये किसके बराबर होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था विच इज़ डी यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। करेक्ट? यहाँ पे ये जो वर्क डन है वही इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? एन सी वी डी टी के बराबर। सो हियर वर्क डन इज एन सी वी डी टी मीन्स वही चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ T2 माइनस T1। सो यहाँ पे एक रिलेशन है सी वी और गामा का विच इज़ सी वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस 1। अगर इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ वर्क डन इक्वल्स टू क्या आएगा? एन, ये हो जाएगा आर अपॉन गामा माइनस 1 सी वी की जगह, और ये हो गया T2 माइनस T1। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? एन आर T2 माइनस एन आर T1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, गामा क्या है? गामा बताया है, गामा क्या है? Cp अपॉन Cv। ठीक, नाउ nRT2 nRT1 फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन राइट PV इज इक्वल्स टू वॉट? nRT। अगर फर्स्ट के लिए निकालना है, 1 के लिए, तो ये क्या लिख सकते हैं? P1 V1 इज इक्वल्स टू nRT1। सिमिलरली अगर सेकेंड के लिए करना है तो वी कैन राइट P2 V2 इज इक्वल्स टू nRT2। तो nRT2 की जगह ये वाली वैल्यू और nRT1 की जगह ये वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वर्क डन का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा इन सेंस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विच इज़ P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ देख लो एडियाबेटिक में एक ये वाला फॉर्मूला, अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
टेम्परेचर दिया है तो ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक। अगर CV के सेंस में दिया है, मतलब R और गामा के इसमें नहीं दिया है, तो ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कहीं कहीं ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ होता है। तो ये सब कौन सी कंडीशन का होगा, एडियाबेटिक और रिवर्सिबल कंडीशंस का, ठीक। तो ये सारे किसके फॉर्मूलेज हैं, वर्क डन के। नेक्स्ट है पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पॉइजन्स इक्वेशंस आर एप्लीकेबल ओनली टू रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स दोज प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स, या जो आइडियल होता है, आइडियल और हाइपोथेटिकल प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स। तो ऐसे रिवर्सिबल में, स्पेशली एडियाबेटिक में ही पॉइजन्स इक्वेशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। पॉइजन्स इक्वेशन में पहला इक्वेशन है PV गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये पहला इक्वेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। अगर इसको दो सिस्टम्स का कंपेयर करना है तो वी कैन राइट P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ पॉइजन्स है TV गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये देता है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो अगर इसको भी दो सिस्टम के सेंस में लिखना है तो वी कैन राइट T1 V1 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। क्वेश्चंस जब आते हैं तो इनके बीच कंपैरिजन, मतलब अलग अलग फॉर्म में दे देगा। जैसे हम इसको अगर अरेंज करें, सो वी कैन राइट T1, ये T2 इधर आ गया, सो T1 बाय T2 विल बी इक्वल्स टू वॉट, V2 V1 आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कि पावर गामा -1। हो सकता है ये प्रूफ करने बोले, ठीक है, कौन सा करेक्ट है करके, ठीक। अगर ये और करना है तो और भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। तीसरा जो है पॉइजन्स इक्वेशन, वो देता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर विच इज़ P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको भी अगर दो सिस्टम में कंपैरिजन करना है तो P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल्स टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। ये रिलेशन हो गया। टेम्परेचर और प्रेशर्स को अगर अलग अलग लिखें, सो वी कैन राइट T1 अपॉन T2 टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। क्लियर। तो ये है आपके तीन पॉइजन्स इक्वेशंस विच इज एप्लीकेबल ओनली टू द रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट आता है इक्वेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट। सो देयर आर बेसिकली टू इक्वेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इज अबाउट इंटरनल एनर्जी, ठीक। इसके हिसाब से आपका फर्स्ट इक्वेशन है डेल्टा U अपॉन डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, ये ध्यान देना, मतलब यही आपका फर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वल होता है किसके, इंटरनल प्रेशर के। किसके बराबर होगा, इंटरनल प्रेशर के। ये भी पूछ सकता है कि आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, तो प्रेशर के बराबर होंगे। या ये जो डेल्टा U, ये U है ना, डेल्टा U बाय डेल्टा V कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के डायमेंशंस किसके इक्वल होंगे, तो वो प्रेशर के इक्वल होंगे, ठीक। अब इसको अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, जो पार्ट 1 में बताया है। सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी यूज़फुल, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। सो हियर इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। अगर du के बराबर लिखना है तो du किसके बराबर होगा, चेंज क्या होगा आपका, एंट्रोपी और वॉल्यूम, ठीक। एंट्रोपी के अपोजिट टेम्परेचर, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस लगेगा, है ना। वॉल्यूम के अपोजिट प्रेशर, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस PdV। ये सीखे हमने। नाउ अब पूरे इक्वेशन को आप, क्योंकि हमें ये निकालना है जहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड है किससे, dV से एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यही करो, टेम्परेचर को कांस्टेंट लो और इंटरनल एनर्जी को, मतलब du को डिवाइड, या होल इक्वेशन को डिवाइड करो किससे, dV से। तो ये क्या आ जाएगा, du अपॉन dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब इधर डिवाइड किया तो इधर भी करेंगे, और चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ रहेगा, और ये आ जाएगा ds अपॉन dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस, यहाँ पे ये जो dV है वो dV से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका P। क्लियर। अब मैक्सवेल से ही अब एक रिलेशन अगर पहले वाले पार्ट में देखे हो तो ये जो ds अपॉन dV है एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ds अपॉन dv एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर होता है किसके, dp अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। चेक करना उसमें है ये रिलेशन एक ठोक, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, du अपॉन dv एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट, ठीक है। अगर इसको अब आइडियल गैस के लिए अलग इसकी वैल्यू आएगी और रियल गैस के लिए अलग आएगी। आइडियल गैस के लिए ध्यान देना, जो फर्स्ट इक्वेशन है विच इज़ du अपॉन dv एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू होती है 0 फॉर आइडियल गैस, ओके। और रियल गैस के लिए अगर बोलेंगे तो रियल गैस के लिए जो du अपॉन dv एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू होगी n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर। अगर ये पहचाना लग रहा होगा, जो वान डियर वॉल गैस इक्वेशन है कौन सा है, p प्लस n स्क्वायर a अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, है ना। तो ये है, यही वाला सेम है, ये देखो, इसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन, है ना, प्रेशर करेक्शन। और इसीलिए आपकी जो इंटरनल एनर्जी, मतलब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक स्टेट का जो इक्वेशन है वो उसका डायमेंशन किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर, क्योंकि ये जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल है, प्रेशर करेक्शन के इक्वल है, जो आपने आइडियल आपके रियल गैस इक्वेशन जो है वान डियर वॉल इक्वेशन उसमें है, ठीक है। तो ये रियल गैस के लिए आता है, लेकिन आइडियल गैस के लिए आपकी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट। यहाँ पे जो फॉर्मूलाज मैंने बताया है इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला करा रहे हैं। अगर आप बोलोगे इसको प्रूफ मतलब कैसे आया, तो उसको भी मैं आगे वाले वीडियोस में डिस्कस कर सकती हूँ, ठीक है। चलो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है, ये इंथैल्पी पे बेस्ड है। इसका फॉर्मूला है DH अपॉन DP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और इसका जो डायमेंशन है वो बराबर होता है वॉल्यूम के। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन शायद आया भी है एक बार CSIR नेट में। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट, इंथैल्पी का वेरिएशन प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम, एंड इसके डायमेंशंस किसके इक्वल होंगे, वॉल्यूम के इक्वल होंगे। अब इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की हेल्प से। सत्यप्रकाश गलत तो अंधकार वेरी यूजफुल, ठीक है। नाउ इसमें अब देखो DH निकालना है अपने को, तो DH किसके इक्वल होगा, ये DS वेरी करेगा और प्रेशर वेरी करेगा, विच इज़ DS, और ये DP। एंट्रोपी के अपोजिट है टेम्परेचर और सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस TDS। प्रेशर के अपोजिट है वॉल्यूम, सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस VDP। अब यहाँ क्या करना है आपको, इंथैल्पी को प्रेशर से डिफ्रेंशिएट, ठीक है, कांस्टेंट लेंगे टेम्परेचर, करो वैसी। तो ये हो जाएगा DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा DS अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ तो DP कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, वॉल्यूम। क्लियर। नाउ ये जो है DS अपॉन DP एट कांस्टेंट, ये जो है रिलेशन ये बराबर होता है किसके, ये वाला सॉरी, ये जो रिलेशन है ये वाला इक्वल होगा जो है DS अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इक्वल होगा किसके, माइनस DV अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी कहाँ से आया, मैक्सवेल से, जो मैक्सवेल से हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, तो उस फॉर्मूला से ही आएगा, प्लस V, ठीक। ये माइनस को बाहर लिख दो, तो ये हो जाएगा DV अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वॉल्यूम, और ये इक्वल है किसके, DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आ गया, तो ये आपका सेकेंड आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट का दूसरा वाला फॉर्म। अब इसको भी आप निकाल सकते हो आइडियल के लिए भी और रियल के लिए भी। तो अगर आइडियल गैस, तो आप आइडियल गैस का अंदाज़ा लगा सकते हो, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू होगी 0 फॉर आइडियल गैस। और रियल गैस अगर है तो इसका भी आप शायद अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि DH अपॉन DP जो है रियल गैस के लिए, क्योंकि मैंने बोला इसके डायमेंशंस वॉल्यूम के बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है आपके वान डियर वॉल स्टेट में विच इज़ NB, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया रियल गैस के लिए, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के इक्वल आता है, इसलिए इसके डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, वॉल्यूम के बराबर। और ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट है ये
प्रेशर करेक्शन के बराबर आता है, इसलिए इसका जो आपका डायमेंशंस है वो प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर। नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के सेंस में भी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर मैं बोलूँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, सपोज टोटल किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, 3 × n। ठीक है, n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। जैसे मैं बोलूँ वाटर, तो इसके n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसमें कितने एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, मतलब 3। तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 × 3 दैट इज़ 9। सो ये है आपका टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं। एक आता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगा। एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, और तीसरा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो रोटेशनल मोशन की वजह से होगा। ठीक है, ट्रांसलेशनल मीन्स व्हाट, जैसे हम अगर 3 डायमेंशन वाला फॉर्मूला देखें तो ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर ट्रांसलेशन मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो 3 डायरेक्शन में जा सकता है, एक तो x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन में। इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा कितने होंगे, 3। ठीक, वाइब्रेशनल का अलग अलग होगा। अगर मान लो आपका मॉलिक्यूल लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसका वाइब्रेशनल का फॉर्मूला क्या होगा, 3n - 5। ध्यान रखना, जहाँ n की वैल्यू वही है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अगर मॉलिक्यूल आपका नॉन लीनियर, ये लीनियर के केस में ना, अगर मॉलिक्यूल आपका नॉन लीनियर है तो उसका फॉर्मूला होगा 3n - 6। अगर आपका मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो उसका फॉर्मूला होगा वाइब्रेशनल का 3n - 7। अब रोटेशनल का कैसे निकालोगे, तो जो टोटल आया, टोटल कितना है 3n, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो किसका, ट्रांसलेशनल का प्लस वाइब्रेशनल का, तो जो बचा हुआ होगा वो किसका आएगा, आपका रोटेशनल का, है ना। फॉर एग्जांपल अब वाटर का लिए हैं तो वाटर का ही तीनों निकाल लेते हैं। इसका टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो आ गया आपका 9, यहाँ पे निकाला हमने। ठीक, अब इसका अगर मैं निकालूँ ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल तो मैं बोली 3 ही होगा। ठीक, वाइब्रेशनल, वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, ये है ना वाटर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का फॉर्मूला क्या है, 3n - 6। 3n की वैल्यू 9 - 6, तो 9 - 6 कितना होगा, 3। तो वाइब्रेशनल भी कितना आया, 3। तो रोटेशनल कितना होगा, जो बचा है, मतलब 9 माइनस इसको ऐड कर दो, 3 + 3 6, तो कितना बचा, 3। तो 3 होगा इसका रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये रिलेशन ऑफ CV विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। CV मीन्स जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दैट इज CV। अब CV का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से क्या रिलेशन है, तो ध्यान देना इसमें। अगर इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम के सेंस में, विच इज़ हाफ F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम R × T। ये है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब ऑल दैट एनर्जी विच इज कंटेंट विद इन अ सिस्टम, विद इन अ बॉडी, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इसका अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के सेंस में फॉर्मूला निकालना है तो क्या है, हाफ F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। ठीक, CV का हमें फॉर्मूला पता है। CV मतलब क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ना dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड सिंस वी नो दैट कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, ये पार्ट 1 में डिस्कस किया है। ठीक, इसका मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है ये हाफ FRT, उसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा D/dt, पुट करेंगे तो हाफ FRT। ठीक, ये जो हाफ FR, ये तीनों कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा हाफ FR, और सिर्फ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो क्या आ गया 1, तो ये आ जाएगा हाफ FR। ये किसका वैल्यू है, CV। तो देखो CV का डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेशन हो गया हाफ F × R। क्लियर, जो भी F आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको पुट किए तो CV की वैल्यू आ जाएगी। अब CP कैसे निकालोगे, सो वी नो दैट CP - CV इज R। तो यहाँ से CP क्या हो जाएगा, R + CV, है ना, R + CV के वैल्यू ये जो है इसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा FR/2। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये हो जाएगा 2R + FR/2। ठीक है, इन दोनों में R कॉमन है तो अगर कॉमन निकाली तो क्या बचेगा, 2 + F/2। तो ये हो जाएगी किसकी, CP की वैल्यू। क्लियर। अब गामा निकालना है तो गामा क्या होता है, CP/CV। CP की वैल्यू क्या है, ये पुट करोगे तो R 2 + F/2,
और CV की वैल्यू क्या है, ये वाली हाफ एफ आर, तो ये हो जाएगी हाफ एफ इंटू आर, है ना। किसके बराबर होगा, देखो ये टू कैंसिल, ये आर और ये आर कैंसिल, तो बचेगा कि इस 2 प्लस एफ को मैं एफ प्लस 2 लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। एफ प्लस 2 अपॉन एफ, ये किसकी वैल्यू आई, गामा की वैल्यू। तो आया, ये आपकी यहाँ लिख देते हैं एक बार, सी वी इज इक्वल्स टू होगा हाफ एफ इंटू आर, सी पी इज इक्वल्स टू होगा आर एफ प्लस 2 अपॉन 2, और ये जो गामा है इसकी वैल्यू होगी क्या, एफ प्लस 2 अपॉन एफ। क्लियर। तो ये 3 फॉर्मूलेज है सीपी, सीवी और गामा का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के रिलेशन में। ठीक, नाउ इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है मोनो एटॉमिक गैस का, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। मोनो एटॉमिक अगर दिया है, मोनो एटॉमिक गैस अगर दिया है, मोनो एटॉमिक गैस जैसे सारे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये मोनो एटॉमिक, या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो बोलेगा कि मोनो एटॉमिक गैस है। तो अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो ध्यान रखना कि जो मोनो एटॉमिक गैस सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करता है, देयर इज़ नो वाइब्रेशनल, देयर इज़ नो रोटेशनल। ट्रांसलेशनल होगा मतलब इनकी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ किसके बराबर होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के, जो कितना होता है 3। तो यही इसके क्या होंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हमेशा ध्यान रखना इसके जो मोनो एटॉमिक गैस है उसके टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, 3। क्लियर। तो यहाँ से आप अगर मैं CV निकालना चाहूँ, CV का फॉर्मूला देख लो क्या है, क्या आया है, हाफ एफ आर, है ना। तो CV का फॉर्मूला है आपका हाफ एफ आर, और F की वैल्यू कितनी आई है, ये 3, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक का। पुट करोगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू 3 इंटू आर, और उसको सिंप्लीफाई लिखूँ तो 3/2 आर। तो ये इसकी CV की वैल्यू हो गई। अब मोनो एटॉमिक के लिए अगर CP निकालना है तो CP का फॉर्मूला देख लो क्या है, आर एफ प्लस 2 अपॉन 2। तो लिखते हैं इसमें आर एफ प्लस 2 अपॉन 2। ठीक, आर की वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस 2 अपॉन 2, 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा 5/2 अपॉन आर। ये CP की वैल्यू है 5/2 अपॉन आर फॉर मोनो एटॉमिक। नाउ गामा तो यही कर सकते हो, गामा क्या होता है, CP अपॉन CV। तो ये जो CP की वैल्यू है उसको पुट कर दो विच इज़ 5/2 आर, और CV की इस वैल्यू को पुट कर दो विच इज़ 3/2 आर, है ना। आर कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या बचा 5/3। मतलब ये एकदम फिक्स है कि मोनोटॉमिक के लिए CV इतना रहेगा, CP इतना रहेगा, और गामा की वैल्यू 5/3 रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, विच इज़ जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है कि व्हेन अ गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एडियाबेटिकली, मतलब आपका जो जूल थॉमसन इफेक्ट है उसका कंडीशन होता है कि एडियाबेटिकली हो, मतलब कोई भी हीट ना तो सिस्टम के अंदर आ सके ना ही सिस्टम के बाहर जा सके। द चेंज ऑफ हीट शुड बी 0, ये नेसेसरी कंडीशन है। सो द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल डिक्रीज, दैट इज गैस बिकम्स कूल्ड। मतलब अगर मान लो आपका ये यहाँ पे कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये बहुत हाई प्रेशर में प्लेस्ड है, मतलब इसमें हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया हुआ है। इस गैस को अगर हमने रिलीज़ कर दिया, मतलब इसके प्रेशर को कम कर दिए, तो अगर इसके गैस के प्रेशर को कम कर देंगे तो ऑब्वियसली गैस क्या हो जाएगी, एक्सपैंड होगी, फैलने लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर को जो प्रेशर है वो कम हो गया है, और ना ही हीट इसमें एक्सचेंज हो रहा है, ना ही मतलब हीट एंटर कर रहा है, ना ही हीट बाहर जा रहा है, ना ही हीट अंदर आ रहा है। तो अगर ऑब्वियसली गैस एक्सपैंड होगी तो वो कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो अगर व्हेन अ गैस, जब गैस एक्सपैंड करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर एडियाबेटिकली, तो जो टेम्परेचर है गैस का वो क्या होगा, डिक्रीज। और टेम्परेचर डिक्रीज होना मतलब गैस क्या हो जाएगी, ठंडी, मतलब गैस विल बिकम कूल। ठीक, तो इसमें कंडीशन एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एडियाबेटिक कंडीशन में होता है, और एक और कंडीशन है विच इज़ आइसोइंथैल्पिक। आइसोइंथैल्पिक मतलब इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी है वो भी 0 रहता है, चेंज इन हीट भी क्या रहेगा, 0। क्लियर। नाउ अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है जो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इस वाले लेक्चर में, पहला है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। अगर आप चाहते हैं कि इस वाले जो टॉपिक है, क्योंकि जूल थॉमसन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है BSc में भी
और आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन नेट में सिर्फ फॉर्मूलाज काम आएगा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन अगर चाहते हैं इसका मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन से एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए मुझे बोलेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या है, शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू जे टी। तो म्यू जे टी किसके बराबर होता है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट इंथैल्पी, क्योंकि आइसो इंथैल्पिक लेते हैं हम लोग, प्रेशर को वेरी करते हैं, उससे टेम्परेचर वेरी होता है। देखो टेम्परेचर इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रेशर पे, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होगा, और कांस्टेंट क्या रहेगा आपका, इंथैल्पी, इसलिए इसको बोलते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। ये इक्वल होगा किसके, -1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर, ये आपका पहला वाला फॉर्मूला होगा, ठीक। अगर यहाँ पे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू जे टी की वैल्यू अगर 0 आ रही है, 0 है मतलब इसकी जो वैल्यू है वो अगर 0 है, तो ना ही गैस कूल होगी, ना ही ठंडी होगी, ना ही गर्म होगी, मतलब ये कौन सा केस हो जाएगा, आइडियल वाला केस, ठीक है। मतलब नाइदर कूलिंग टेक प्लेस और ना ही हीटिंग होगा, मतलब गैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर ये जो म्यू जे टी है, मतलब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आएगी, तो इसमें जूल थॉमसन इफेक्ट होगा, मतलब गैस कैसी होगी, कूल। तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, ठीक। और अगर ये जूल थॉमसन की कोएफिशिएंट की वैल्यू निगेटिव आती है, निगेटिव आएगा मतलब जूल थॉमसन इफेक्ट का उल्टा होगा, यहाँ पे हीटिंग विल टेक्स प्लेस, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, मतलब गैस ठंडी होने की बजाय गर्म होगी। फिर से देखते हैं, देखो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये वाला। देखो अगर ये जो म्यू जे टी की वैल्यू है, मतलब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 आती है, ठीक, तो ये कौन सा केस होगा, आइडियल केस, मतलब ना ही इसमें हीटिंग होगा ना ही कूलिंग होगा, कुछ भी नहीं होगा, गैस का जो टेम्परेचर है वो एज इट इज़ रहेगा। अगर ये म्यू जे टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव अगर आएगी मतलब जूल थॉमसन इफेक्ट विल टेक्स प्लेस, और जूल थॉमसन क्या बोलता है कि गैस कूल होगी, इसलिए कूलिंग इफेक्ट होगा, मतलब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये किस कंडीशन में होता है, ये जो दोनों कंडीशन है ये रियल कंडीशन में होगा, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों रियल गैस का होगा, ठीक है। और अगर म्यू जे टी की वैल्यू निगेटिव आएगी, निगेटिव आया तो जूल थॉमसन के अपोजिट होगा, मतलब ना कूलिंग होने की बजाय हीटिंग हो जाएगा, ठीक। पॉजिटिव में कूलिंग, नेगेटिव में हीटिंग, और 0 रहेगा तो नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, ठीक। और भी है इसमें, जैसे यहाँ पे हमने देखा म्यू जे टी इज इक्वल्स टू क्या है, 0 होगा, किसके लिए 0 होगा, आइडियल गैस के लिए। और अगर रियल गैस है तो उसमें म्यू जे टी की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ये ध्यान रखना, म्यू जे टी की वैल्यू आइडियल के लिए होगी 0, और ये रियल गैस के लिए होगा, म्यू जे टी की वैल्यू है ये वाला फॉर्मूला, ठीक। अगर मान लो जो रियल गैस है, सपोज किसी प्रेशर पे अगर रियल गैस कन्वर्ट हो रही है आइडियल गैस पे, तो उसका टेम्परेचर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जब आइडियल में कन्वर्ट हो रहा है मतलब क्या, कि ऑब्वियसली ये जो म्यू जे टी है वो 0 के बराबर होगा, मतलब ये जो आपका राइट हैंड साइड है 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2a अपॉन आर टी माइनस बी इज़ 0, या फिर 2a अपॉन आर टी इक्वल्स टू बी। ये टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2a अपॉन आर बी। दिस इज़ नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको टी आई से इंडिकेट करते हैं, विच इज़ 2a अपॉन आर टी, 2a अपॉन आर बी आएगा ना यहाँ पे, 2a अपॉन आर बी। ठीक, तो ये हो जाए 2a अपॉन आर बी, यहाँ पे भी आएगा 2a अपॉन आर बी। तो ये है आपका इन्वर्जन टेम्परेचर, जहाँ पे योर रियल गैस विल बिकम्स इक्वल्स टू एन आइडियल गैस। क्लियर, तो ये सारे फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी वन डी वॉल कॉन्स्टेंट्स है, जो वन डी वॉल गैस इक्वेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये म्यू जे टी की वैल्यू 0 होगी फॉर आइडियल, एंड फॉर रियल की वैल्यू है ये। और when real gas becomes ideal, तो that temperature is known as inversion temperature, और उस टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, 2a अपॉन आर टी।
आर बी, 2a/RB। सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के फॉर्मूलाज और भी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।